वो लिफाफा सही नहीं है, क्योंकि हर चीफ मिनिस्टर को, हर गवर्नर को सुबह एक लिफाफा आता है। पे जो बिल निकाला है वो किसका निकाला है? पुरानी रोड को शो करके। नई का कहीं काम ही नहीं है सर। ये तो फिर सरोसर गरीब आवाम को भी लूटो तो सब। कोई अफसर, मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर मेरी बात यकीन ना हो तो आप जाके कंफर्म कर, कोई नहीं कर सकता। ये ग्राउंड रियलिटीज नहीं दी जा रही हैं। बिल्कुल। जो अच्छे से काम कर रहे हो, मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे, और बहुत कम लोग होते हैं जो बिना डर के पूछते हैं सवाल। आप उनमें से एक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक। मेजरमेंट करवा के दोबारा बिल नहीं किया सर, गलत है ना ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन इकराम, आवाम की आवाज़ का इतना ही मकसद है कि हर जगह से, हर मोहल्ले से, हर गली से जो आवाम की आवाज़ हो उसे उजागर किया जाए, और उजागर करके उसे अपनी इंतज़ामिया या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन तक हम इसको भरपूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या होगा वो जनाब या तो हमारे नुमाइंदों ने देखना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आवाज़ उजागर कर सकते हैं। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं वो बिल्कुल भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे फॉर्मर एमएलए पुंछ, जम्मू सूबा के यूथ प्रेसिडेंट एनसी के जनाब एजाज अहमद जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने जनाबों को पहले ही देख लिया होगा। तो नाजरीन इकराम, एजाज साहब से हम आज अहम किस्म के सवालात पूछेंगे और किसी किस्म के अलग अलग तरह से एलिगेशंस भी लॉन्च हो रहे हैं, पब्लिक की क्वायरीज़ हैं, वही आज हम एजाज साहब से डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया सोफ़ी साहब। सर, सबसे पहला आपसे ये सवाल रही कि क्योंकि पब्लिक की क्वायरीज़ थी, मैंने जब 12 बजे वो आपका पोस्टर पेज के ऊपर अपलोड किया, वहाँ से एक क्वायरीज़ मुझे आई कि सर गुज़श्ता कुछ दिनों में बीजेपी की तरफ से एक जो जालिया में मीटिंग मुनक्किद हुई और उसमें बहुत सारे एनसी के जो वर्कर हजरात से उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एनसी को उन्होंने साफ साफ वहाँ पे मीडिया के ऊपर कहा कि हम आज एनसी को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने एनसी को अलविदा कहा और उन्होंने सर बीजेपी का दामन थामा। तो सर उन्होंने ऐसा क्यों किया सर? एनसी में सर एकदम से शिफ्ट हो जाना बीजेपी में। देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का यही तकाजा है कि जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पॉलिटिक्स और जो ये काम काज का होता है, ये कोई लड़ाई नहीं है। इट्स ए बैटल ऑफ आइडियाज़, कि आप किसके आइडिया से मुतमईन हो, किस पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पार्टीज़ का आगे मैनिफेस्टो क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आप सबके सामने है। हम 337 और 35A टूटने के गम में, दुख में और उसके स्टैंड में खड़े हैं। और बीजेपी का स्टैंड जो है वो ये है कि उन्होंने 370 और 35A तोड़ा है। जो आपने कहा कि कुछ लोग जो जमात छोड़ के गए हैं, जमात पे किसी पे रोक नहीं होती है। और पुंछ की आवाम अच्छी तरह जानती है कौन किस पार्टी से है, कौन किस पार्टी से गया है। तो इसका जवाब मैं समझता हूँ पुंछ की आवाम इलेक्शन में ही देगी कि कौन किस पार्टी में कहाँ पे है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ, आना जाना लगा रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रियासत में वो जमात है जिसका एक वजूद है। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटी मोटी बातें, इन पर कोई ऐसा कोई ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बाकी हर एक का अपना जमहूरी हक है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। एजाज साहब, अगर मैं जानने की कोशिश करूं, आप एमएलए भी रहे हो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन सर ब्लॉक लोअर ब्लॉक मंडी की अगर आज भी बात की जाए, आज भी 21वीं सदी में लोगों को सर क्या कहें, पानी की परेशानियां, लोगों को बिजली की परेशानियां, लोगों को पर राशन कार्ड के हिसाब से बिल्स आ रहे हैं। उसके बाद सर बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी से अभी तक लोग महरूम हैं। देखिए सोफ़ी साहब, पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये कॉन्टीन्यू प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक रात में सारी मुश्किलें हल हो जाएं। अब जब घर में किसी माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो वो पहले दिन कहते हैं कि जनाब मुझे एक बैग लेना है। तो जब बाप उनका बैग लेके घर पे आके देता है तो बाप सोचता है शायद कि भाई ख़त्म हो गया। तो दूसरे दिन वो कहते हैं जनाब बैग के लिए कॉपियाँ भी चाहिए। और साल के बाद वो कहते हैं जनाब जो कॉपियाँ दी थी वो ख़त्म हो गई हैं, नई कॉपियाँ चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स भी इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस है। डेवलपमेंट की जहाँ से मैं बात करूँ, अगर मैं अपने डेवलपमेंट का खाली अपना ही पीरियड 6 साल का मैं गिनूँगा, मुझे आपके इस चैनल पे कम से कम 3 घंटे लगेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए
कि मैंने क्या काम किए क्या नहीं किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत दी। आज हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी पंचायत, कोई म्यूनसिपलिटी की ऐसी वार्ड नहीं है, आप मुझे लेके चलिए, मैं अपना सर नीचे नहीं झुकाऊंगा, मैं अपना सर उठा के लोगों में खड़ा हूँगा। आप किसी भी पुंछ की 17 वार्डों में, और खड़ी करमाड़ा से लेके सलोत्री से लेके सावजियाँ से लेके लोरन तक, फतेहपुर तक, गली पिंडी तक, किसी भी पंचायत में आप जाओगे, अगर वहाँ मेरी किए हुए काम आपको नहीं दिखेंगे तो आप मुझे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो। मैं आप ही की पंचायत की बात लेता हूँ। आपने कहा बिजली की बात, आप ही की पंचायत को 100% सोलर लाइट्स बने थी, जो वहाँ हर घर में लाइट लगी। अब गिनने पे आओ तो इतने कुछ हैं कि मुझे दिन लगेंगे। लेकिन बात ये, हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त आज लड़ाई, मैं ये समझता हूँ आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई ये नहीं है कि भाई हमने डंगा चाहिए, हमें सड़क चाहिए। आज हमें अपने आने वाले कल के फ्यूचर के लिए बात कर रही हैं। हमारे आने वाले कल के जो हमारे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल की बात कर रही हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जम्मू के वो लोग 370-35 या टूटने पे जिन्होंने ढोल बजाए, धमाके बजाए और खुश हुए, हमने उस वक्त भी उनको कहा कि ये जो हमला 370 का 35 से का है, इसके सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा हम जम्मू प्रोविंस के लोगों को होगा। और आज उसके नतीजे में देखें, जहां बीजेपी का 100% वोट बैंक था, आज सुबह 8 बजे से लेकर इस वक्त तक बाज़ार बंद, गलियां बंद, रोड बंद, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। हमें इस वक्त अपने आने वाले कल की बात की, डेवलपमेंट की आप बात करोगे, ये जितनी यहाँ मैं कहीं जा रहा था, एक आदमी ने कहा जनाब आपने क्या काम किए। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा जो घर जो जाता है, जिस रोड पे तू घर जाता है वो रोड हमने बनाई है। जिस हॉस्पिटल में आप अपने भाइयों का, दोस्तों का, उनका ट्रीटमेंट करते हो वो हमने बनाए हैं। जिस डिग्री कॉलेज में ये पढ़ते हैं वो हमने बनाए हैं। जिन हायर सेकेंडरी में ये पढ़ते हैं वो हमने बनाए हैं। मंडी के हॉस्पिटल में आप देखें जो वहाँ पे वार्ड्स वगैरह हैं वो हमने बनाए हैं। प्लेरा में हमने बनाया, बिदार में हमने बनाया, लोरन में हमने बनाए, सावजिया में हमने बनाए। अगर आप तहसील की बात करें, मंडी तहसील मैंने बनाई। डीसी ऑफिस, ये जो पुंछ का जहाँ आज हमारे डीसी साहब बैठते हैं, उसके नीचे फ्लोरिंग और डीसी साहब के पीछे जो वो गुलदस्ते पड़े हैं वो भी मैंने अपनी पसंद से वहाँ पे पसंद करके वहाँ लगवाए हैं। मिनी सेक्रेटरीट का काम आप देखें, जहाँ हमने छोड़ा था 2014 में वहीं है। जहाँ हमने लोगों के आने वाले कल की बात की थी कि लोगों का आने वाला कल अच्छा होगा, वहाँ आज हमारी फोर्सेस वहाँ रह रही हैं। वो भी इसलिए रह रही हैं कि उस बिल्डिंग को में जगह बहुत बड़ी है। तो मैं कहूँगा एक बड़ा ही 2014 में छोटी सी एक मिसाल दूँ, दुंगली नाला के ब्रिज का एक पावा गिर गया। 3.5 साल की हुकूमत भी फेल हो गई और 3 गवर्नर भी फेल हो गए उस पुल के एक पावा लगाने के लिए। किसकी आप बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है? सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई ग्राउंड पे काम नहीं है। आज लोग परेशान हैं। आज 200 रुपये किलो तेल, आप सरसों का तेल ले रहे हो, 100 रुपये लीटर तेल ले रहे हो। जहाँ पुंछ से जम्मू जब जाते थे 400-450 रुपये किराया था, आज 1000 रुपये किराए पे पहुँच गए। आज वो मज़दूर जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी थी, वो अपने घर 2 दिन का सौदा नहीं लेके जा सकता एक दिहाड़ी पे। ये हालत है। अगर आपने तेल बढ़ाया, तेल की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, गैस का सिलेंडर 400 से आज 1000 रुपये के पास पहुँचा, तो कम से कम मज़दूर की मजदूरी भी तो बढ़ाइए। जो हमारे मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, उनकी आगे लेके जाए, फिर मैं समझूंगा कि गवर्नमेंट की कोई तरक्की है। यहाँ आज लोगों की कोई बात नहीं किया जा रहा, लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। सोफ़ी साहब, एक बात आपके मीडिया के हवाले से कहूँगा कि अब नई प्लानिंग इन्होंने बना ली है हमारे रियासत के लोगों को लड़ाने की, और वो प्लानिंग नहीं क्या किया, ज़ीरो टेंडरिंग की है कि 1 रुपये का काम भी होगा उसको आपको टेंडर करना पड़ेगा। मुझे आप बताइए, कहीं आप 20,000 रुपये का डंगा आपको अपने गांव में पंचायत में चढ़ाना होगा तो कब उसका टेंडर होगा? फिर टेंडरों में भी आपको पता है 12 लाख का काम, 15 लाख का काम जा रहा है 3 लाख रुपए में। क्या वो बन सकता है? यहाँ पे कुछ रोडें, मुझे आज किसी बंदे ने कहा 1 करोड़ कोई 40 के 45 लाख, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, उस सड़क का वहाँ पे टेंडर हुआ और वो सड़क 40 लाख में गई। 1 करोड़ 30-40 लाख की रोड अगर 40 लाख में बन जाती है तो मैं तो वेलकम करूँगा, लेकिन मैं समझूंगा एक बहुत बड़ी साजिश है। अब घर घर में लड़ाई होगी, इस टेंडर प्रोसेस से घर घर में लड़ाई लगेगी, पंचायतों में लड़ाई लगेगी, और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है कि आने वाले वक्त में कोई डेवलपमेंट होगी। गरीबों का सोचना पड़ेगा, और जब हम गरीबों का सोचेंगे तभी बात होंगी। बाकी डेवलपमेंट में मैं आपको ये बताऊं कि मैंने फिर आपको कहूँगा, रमसा स्कूल जब यहाँ पे आए, रियासत में सबसे ज़्यादा रमसा स्कूल हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, और मुझे आज भी वो दिन याद है कि 95% उनको कंप्लीशन करने का सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक था। बाकी अभी तक वहाँ पे 2011-12 में आए, 14 में स्कीम भी क्लोज हुई,
और उसके बाद कुछ एक दो स्कूल आए, लेकिन बाकी अभी तक नहीं बन सके। हमने वो कंप्लीट किए, डॉक्टर्स की पोस्टें बनाई, सीटी स्कैन मशीन लगाई, उसको चलाने के लिए नहीं आ सका, 8 साल में चलाने के लिए नहीं आया। बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ जो ब्लॉक्स हमने बनाए वहाँ पे ऑफिसर तक नहीं ये पूरे कर सकते, वहाँ उनको बिठा नहीं सकते। आप देख रहे हो आज ग्राउंड हालात के, यहाँ लोग किन मुश्किलात से बीत रहे हैं। मैं अगर बात करूँ, मुझे कभी कभी रोना आता है। एक तो रियासत गई, 370 गया, 35 से गया, और ऊपर से ये जो तानाशाही हुकूमत चल रही है यहाँ पे, जम्मू से यहाँ से अफसर आते हैं और वो यहाँ बैठ के मीटिंगें करते हैं, और वो गिने चुने 20 लोग इन्होंने रखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके आगे पेश कर देती है। वो कहते हैं जनाब क्या बात कर रहे हैं, ऊपर अल्लाह है और नीचे ये अफसर हैं जो हमारा काम करते हैं। लेकिन ग्राउंड पे मैं कहूँगा आज करप्शन का इतना बोलबाला है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहता हूँ, एक भी अगर काम इनका अप टू मार्क होगा, मैं आप मीडिया के आपके जो दोस्त हैं और आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए। सर, बीजेपी का दावा था 370 और 35A की मनसूखी के बाद इंडिया क्राइम फ्री होगा, इंडिया करप्शन फ्री होगा और इंडिया डिजिटल बनेगा। अगर सर ब्लॉक लॉरन की बात की जाए, डिजिटल इंडिया को लेके अभी तक वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जब से मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं अभी तक वो आवाम बेचारी महरूम है। सर मैं आपको बताऊं, ये जो टेलीफोन नेटवर्क की ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, मैं उस वक्त की भी दिन मुझे आज वो याद आता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मैंने गुजारिश की कि पुंछ के बॉर्डर एरिया है, खास करके जो हमारा सावजियाँ से लेके और अजोट खनेतर पूरा ये गली पिंडी, फिर उसके बाद शाहपुर, ये सारा एरिया, और उसके साथ जो लोरन का बैकवर्ड एरिया है, जो मतलब कि जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, मैंने उनसे गुजारिश की। तो उस वक्त उन्होंने जो सेंट्रल के मिनिस्टर थे सचिन पायलट जी, उनसे बात की और स्पेशली उनका प्रोग्राम रखा। सचिन पायलट जी यहाँ पे आए और मैंने जितने भी ये पुंछ की एनओसीज़ हैं, जो टावर्स आपके आज चल रहे हैं, उनसे एनओसीज़ बोली, क्योंकि एनओसीज़ लेने में मुश्किल थी। उन्होंने अपने साथ सारे डिपार्टमेंट्स की जिनकी एनओसीज़ चाहिए थी वो साथ में लाए थे, वो चले। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जहाँ 2014 में हमने छोड़ा, उसके बाद कहीं इनको एक टावर आगे नहीं लग सका, कहीं एक टावर आगे चला नहीं सके। जिस जगह स्टैंड स्टिल था, मैंने आपको कहा पॉलिटिक्स एक कॉन्टीन्यू प्रोसेस है, और एक कॉन्टीन्यू प्रोसेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एक हुकूमत जाए, दूसरी हुकूमत आए, वो उसको आगे चलाए। लेकिन दूसरी हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जब ये आए, मैं आपको एक बात आपसे शेयर करूंगा, हमने बहुत से क्या कहते हैं इसको, चंडक की तहसील हमने दी, हमने ब्लॉक्स दिए, हमने कुछ नियाबतें दी, हमने हायर सेकेंडरी स्कूल्स दिए। लेकिन जब हमारे पास 2014 के बाद 2015 की हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया, उनको इमीडिएटली ऑर्डर इशू नहीं किया, क्योंकि गवर्नर से उनको जो है ऑर्डिनेंस करवाना था, इन्होंने नहीं करा। इन्होंने कहा हम 1-2 साल रोक लेते हैं, क्योंकि अगर अभी किया तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चला जाएगा। उन्होंने 2 साल रखा, तो अल्लाह ने भी ऐसा किया, उनको भी होश नहीं आई, ना करने की उनको चाह थी, ना वो हो सका। वो सारे के सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं। ये जो आप नीचे शेर कश्मीर ब्रिज देख रहे हो, ये तो एक पावा नहीं लगा सके। ये शेर कश्मीर ब्रिज के लिए भी पैसे मैंने खुद उमर अब्दुल्ला साहब से लेके रखे थे, जिसकी वजह से आज ये आपका शेर कश्मीर ब्रिज बन चुका है। ये जो आपका नीचे ये जो ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, फ्लड के लिए, यहाँ से लेके ऊपर तक पुलिस लाइन तक जो क्रेट वर्क हुआ है, और जो ये बन बनी है, ये बांध के पैसे भी हमने दिए। उसके बाद जो नंगाली में जो बन रहा है वो भी हमने दिए हैं। ये वही बन रहे हैं, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया है। बाकी सब ने रिबन ज़रूर काटे हैं। वो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा यहाँ कोई आता है जी, वहाँ पहले टनल का इनाग्रेशन करता है। भाई टनल की बुनियाद तो हमने रखी, काम शुरू करवाया। जोजिला टनल की हमने की, रेलवे का जो ट्रैक है वो हमने ओपन किया, जो बाकी टनल्स बन रही हैं वो हमने रखी। मेडिकल कॉलेज के लिए जो रजौरी में जो मेडिकल कॉलेज है, आप आज भी असेंबली की प्रोसीडिंग निकालोगे, मैंने प्रोटेस्ट किया और मुझे उस वक्त लीडरशिप में बुलाया कि यार आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हो। मैंने कहा सर हम नहीं मानेंगे जब तक रजौरी पुंछ में कॉलेज ना बने। फिर हमारी कमेटी बनी, हम दिल्ली में गए, दिल्ली में जाके उनसे मिले और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन आज जब हम सुनते हैं तो बीजेपी अपनी लिस्ट में लिखती है ये मेडिकल कॉलेज हमारा, ये हमारा। अब हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 सालों में लोगों ने देख लिया है, अब लोग इनको खुद जवाब देंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाएं। और अब दूसरी साजिश ये जो डिलिमिटेशन की कराई जा रही है, उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें एक दूसरे तोड़ा जाएगा। अगर आपका घर एक जगह, उसको तोड़ के हो सकता है उधर लगाया जाए, दूसरे को उधर लगाया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा। ये जो मर्जी कर लें, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इनको वोट नहीं देने। ये चाहे इधर का उधर जोड़ें, उधर का इधर जोड़ें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आज की स्ट्राइक में बीजेपी को बड़ी अच्छी तरीके से पता चल गया है
कि जनाब कोई भी काम ग्राउंड पे नहीं है। इनके अपने लीडरों को पता नहीं है। उनको जब पूछो, कोई पूछते हैं वो कहते हैं जनाब हम कहीं काम पे जा रहे हैं, आके मीडिया वाले उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इस टाइम मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, वहाँ से आएंगे। पॉलिसीज़, बीजेपी की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि इन्होंने हमारी इकॉनमी ख़त्म कर दी। आज हमारी इकॉनमी की जो है टोटल ज़ीरो पे चली गई है, ज़ीरो से भी नीचे माइनस में चली गई है, इकॉनमी ख़त्म हो गई है। आप देखिए, मुझे एक आदमी कहने लगा कि जनाब फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। मैंने उसको कहा यार फ्री वैक्सीन से बेहतर है आप हमसे पैसे ले लो। अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे कोई 1200 से 1500 के बीच में वैक्सीन का एक शॉट लगेगा, 2 शॉट हमें कम से कम 2400 में लगेंगे, 2500 में। हिंदुस्तान के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग 2500 रुपये देने के लिए तैयार हैं, रोज़ 100 रुपये लीटर तेल डालने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने हमें 2500 रुपये माफ़ किए, लेकिन इस वक्त तक हर एक बंदे से 5-5, 10,000 रुपये इन्होंने ले लिए। 200 रुपये किलो तेल करके हमें उस वैक्सीन का क्या फ़ायदा है? हमें तो ये वैक्सीन पेड होती तो मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा फ़ायदा था। हमें पेड होती और सारी वैक्सीन वेस्ट हो रही है। जहाँ लगानी चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ है नहीं। टेस्टिंग आप देखो कैसी हो रही है, किस तरीके से चल रहा है। हमारे 4th क्लास के मुलाजिम जो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं उनका जीना मुश्किल है, वर्कलोड उनका बढ़ गया, उनका नंबर नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं रहा हो क्या रहा है। 5 लाख का टेंडर 2 लाख में, 1 लाख में जा रहा है, कैसे काम होगा? और वो भी अफसर देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सर गुज़श्ता अगर कोई सालों की बात करें जब से पंचायत को एम्पावर किया गया था, और अगर सर हम रिकॉर्ड के हवाले से बात करें ब्लॉक लोन की, मैं अब इस वक्त यकीन बात करूंगा आपके साथ। अगर मैं खाली एक ही स्कीम की बात करूं सर, खाली 14th FC की, सर 2.5 करोड़ रुपया पर पंचायत को, 30 लाख, 32 लाख, 28 लाख, लेकिन 90% ऑलमोस्ट सबकी पेमेंट हो गई। ज़मीनी सतह पे किसी किस्म का काम नहीं है। ये तो सर पब्लिक को डेवलपमेंट के नाम पे लूटा जा रहा है ना। चलो शुक्र है कम से कम आपने तो हमें एंडोर्स किया। 14th FC जो है 2014 के बाद आया, तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। ये जितने काम आए ये सिर्फ कागज़ों में हो रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल, एक छोटी सी मिसाल, आपकी पंचायत में एक ब्रिज गिर गया, तो जब कंप्लेंट की वहाँ पे रातों रात वहाँ का मटेरियल भी गायब हो गया, तो बाद में क्या हुआ? हमने भी आवाज़ उठाई, आपने भी उठाई, बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और ये इसलिए हो रहा है जब तक मौजूदा सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार ना हो। जब लोगों का चुना हुआ MLA होता है, कोई सरपंच होता है, कोई पंच होता है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है। वो सोचता है कि जनाब अगर मेरे यहाँ पे काम नहीं हुआ, मैंने 4 साल के बाद वोट मांगना, ये तो मुझे मारेंगे और ये मुझे कहेंगे भाई यहाँ हमारे घर नहीं आना, तो उसकी मजबूरी होती है वहाँ जाना। अब ये जो अफसर हैं इनको क्या है, इनको पता है महीने के 31 तारीख हुई, 41 तारीख को इनके अकाउंट में टन मैसेज आता है इनको कि सैलरी आ गई है। आप काम करो या ना करो, वो कोई मैटर नहीं है, इनको नहीं करता। लेकिन ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना फंड्स का, फिर मिस यूज हो रहा है प्रॉपर तरीके से। मैं आपकी बात मानता हूँ, बहुत सी ऐसी जगह हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स हुई है। बिल्कुल, ये प्लानिंग में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एक हेड का पैसा दूसरे हेड में, दूसरे हेड का इस हेड में, ये बहुत सी जगह हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, फंड्स का हो रहा है, लेकिन उसमें मैं नहीं ये कहूँगा कि सीधा डायरेक्ट, उसमें थोड़ा बहुत मैं कहूँगा हमारे लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कई बार मीटिंग में कहता हूँ कोई आपको आता है कहता है कि जनाब आपका ये काम है, आप मुझे ये दो, मैं आपको करूँगा। उनको कभी कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको 2 महीने 3 महीने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि जनाब मेरे पास अगर 100 यूनिट आए थे, क्या मैंने लोगों को दिए या नहीं दिए। तो हमारे लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए कि वो भी थोड़े से उठे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ी एक अवेयरनेस है। आप जैसे नौजवान भाई आज अपने मीडिया का लेके, कैमरा लेके निकले, मुझे खुशी होती है कि भाई कोई तो लोगों की बात कर रहा है, वरना कहाँ हमारे इलाके में जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ से कौन आके यहाँ इंटरव्यू लेता है। और मुझे ये खुशी हुई कि आपने किया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में जो लोगों की मुश्किलात है उसको हाईलाइट करिए, लोगों की जो परेशानी है उसकी करिए। हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के काम करना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो बोले, यहाँ इनके पास सीधा है डंडा राज। आज आप प्रेस, आपकी प्रेस भी बंद कर दी गई है, प्रेस के ऊपर बड़ा सख्ती की गई है। अब एक नया कोई कानून ला रहे हैं कि जो कोई भी ये आपकी तरह नौजवान माइक शाइक लेगा, इसको पहले परमिशनें और पता नहीं क्या क्या लेनी है। वो जो डेमोक्रेसी थी उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चाइना से ज़्यादा सख्ती यहाँ होने वाली है। चाइना में तो फिर उनका डिपार्टमेंट वाइज चलता है, यहाँ हर आदमी डिपार्टमेंट है, जिसकी मर्जी आती है वही चलाता है। वो जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो हाल है।
सर जो डेली वेजर्स वाले हैं या फिर कैजुअल लेबर्स वाले, उनकी हमेशा सर ये क्वारी रही है, मुझे उन्होंने 4-5 बार फ़ोन किया, कहा कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा हो, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर सिलेक्टेड हो या फिर फॉर्मर हो, हमारी बात इंतज़ामिया तक पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक कि इनका फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ का मसला है, हम हर फोरम पे इनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सोचने की ये बात है कि किसके आगे आवाज़ उठाएं। जो कोई सुनने वाला होगा उसके आगे आप आवाज़ उठाओगे ना। ये सुनने वाले नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है ये अलग होता है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको अपना बस वो मैकेनिज़्म पूरा करना है और मैकेनिज़्म चलाना है। हम हर फोरम पे कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं, आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 1 साल, 6 महीने के बाद इस रियासत में एक लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी। और मैं आपके मीडिया के हवाले से कहूँगा कि 370 और 35A उस पे हमारा कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। खासकर मैं तो कहूँगा मेरा कोई नहीं, हमारा उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमें उसके लिए लीगली भी लड़ना है, पॉलिटिकली भी लड़ना है। और 370 और 35A लोगों जम्मू कश्मीर की पहचान है। जैसे आज जम्मू में बंद हुआ है, आज जम्मू के लोगों को भी लगा कि वाकया हमें जो है नुकसान हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर इसी तरीके से इनकी प्रोसेस रहा, वो दिन दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको टोटली रिजेक्ट हो गए, कहीं सड़कों पे ना आ जाएं। मैं आपके मीडिया के हवाले से हुकूमत को कहूँगा कि आज भी वो संभल जाएं और लोगों की मुश्किलात को हल करें। सारे बिजनेसेस ख़त्म हो गए हैं, सारी मजदूरी ख़त्म हो चुकी है। आज किसी मज़दूर को पूछो, उस बेचारे को दिहाड़ी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड पोजीशन इतनी वर्स्ट है, इतनी वर्स्ट है। मैं आज सुबह बाहर बैठा हुआ था, मैंने अपने दिल में सोचा कि करूँ तो करूँ क्या करूँ। लोगों का इतना हालात बुरी हैं, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि करूँ क्या करूँ। मतलब मैं भी बेबस हो चुका हूँ कि अब कहूँ तो कहूँ किसको कहूँ। जिनको कहूँ उनको खुद पता नहीं है। यहाँ फार्मेलिटीज़ कर देते हैं, जनाब आ गया जी, ये काम आया, बस आ जाते हैं 4 अफसर, 2 काम किए, 2 को हाथ में चेक पड़ाए, 5 को किए। लेकिन जो 50,000 बाहर खड़े, यहाँ पे आपके दरबार हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, किस दरबार में आपके ये पब्लिक को बुलाते हैं? नहीं सर, नहीं बुलाते। किस दरबार में आपके सरपंच पंचों को ये बुलाते हैं? वो किस चीज़ का दरबार है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको ये दरबार लगाने नहीं चाहिए। कम से कम इन अफसरों दफ्तर में बैठेंगे, जो गाँव से आ रहा है वो जाके अपनी दरख्वास्त तो मार्क करवाएगा, इनसे मिलेगा। ये सारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन उठाते हैं, एक कोने में लेके जाते हैं, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 40 और उस ब्लॉक के लोग 10। और वो 10 भी कौन से हैं? जो इनको पसंद हैं, जो इनको कहते हैं यस सर, वो वहाँ पे होते हैं। ये पूरा टाइम वेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने दरबार लगाना है, जिस किस्म से दरबार लगते थे, वो अवामी दरबार होता है। दरबार का मतलब है अवामी दरबार। दरबार का मतलब नहीं है सारे अफसरों को ले जाके यहाँ से, वो तो फिर आप यहाँ DC ऑफिस में मीटिंग कीजिए या मंडी तहसील में मीटिंग कीजिए। अब जो आदमी, मुझे बताइए, लॉरेंस से बेचारा आया होगा आज मंडी TSO के पास या AD के पास अपनी वो एंट्री करवाने के लिए, तो वो बेचारा बैठे हुए हैं लॉरेंस में। उन्होंने पहले आपस में अफसरों ने डिस्कशन की, बाद में खाना खाया तो आ गए वापस। आप मुझे बताइए, आज इतने दरबार हो गए, कौन सा दरबार बॉर्डर एरिया पे हुआ? क्या कोई सावजिया में हुआ? क्या कोई सलोत्री में हुआ? क्या कोई शाहपुर ऊपर हुआ? क्या कोई किनारी पे हुआ? इनको डर लगता है अफसरों को कि वहाँ इनको कोई गोली मार देगा। ये वहाँ दरबार करते हैं जहाँ इनको कंफर्टेबली इंजॉय होता है, जहाँ ये कहते हैं हाँ, जहाँ अच्छा खाना शाना बना हो, फर्स्ट क्लास मौसम हो, डर कोई ना हो, और 4 आदमी 10 आदमी गिने हुए आए, वो इनको कहें हाँ जनाब क्या बात है जी, आप तो कमाल है। मैं इसीलिए ज़्यादा मीडिया पे नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ी परेशानी होती है जब मैं सोचता हूँ, और फिर मैं ज़्यादा इनके खिलाफ़ बोलता हूँ। तो वो दिन दूर नहीं है जब आवाम अच्छी तरह समझ जाएगी। लेकिन आपको एक मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप छोटे भाई हो मेरे, आपको बॉर्डर एरिया पे जाना चाहिए। बॉर्डर के लोग तरस गए हैं DC और SP को देखने के लिए। किसी को एक ज़माना वो था इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हर बंदे को पता था वो जनाब मेरा SSP है, वो मेरा DC है। आज जनाब गाँव के बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग, जिनको कहते हैं गाँव में बड़े बड़े, जिनके पीछे 2-2, 500 आदमी हैं, उनको वो तो दूर रहा, उनको ये नहीं पता होगा उनका DSP कौन है, उनका SP कौन है। अब वो बंद गाड़ियों में जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। क्या कोरोना? कोरोना से ज़्यादा तो ऐसे मरेंगे ये लोग। सर रोड्स की आज भी खस्ता हाल है। अगर हम इसका क्या नाम है, मंडी ता लॉरेन या फिर मंडी ता सावजिया की बात करें, वही सर बुरी कंडीशन,
बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं सर, वो खुद बताएंगे कमेंट्स में क्या है, बद से बदतर हालत है सर, बहुत ज़्यादा। कोई ब्लैक टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर, तबाही है। मैं आपको रोडों के मुतलिक बोलूं, अब मैं भी थक गया हूं रोडों के मुतलिक। मैंने तमाम इन अफसरों को इन राइटिंग भी लिख के भेज दिया, और इनको मैंने जिस तरीके से मैं बोल सकता था मैंने बोलो, मगर इनको कोई टस पे मस नहीं है। आप कहते हो रोड की हालत है, मुझे एक जगह वहाँ मंडी ब्लॉक में लुक पड़ी, वहाँ के लड़कों ने रात मतलब आज लुक पड़ी, दूसरे दिन लिफाफे में लुक डाल के मुझे भेजी है, जनाब लुक का ये हाल है। और आज हो गए हैं कितने दिन, 1.5 महीना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हर बंदे को बोला, मैंने कहा जनाब वहाँ पे कहते सर हम उनकी पेमेंट बंद करें। वो पेमेंट क्या बंद करनी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो रात को शाम को लुक पड़ी, दूसरे दिन लिफाफे में लोग डाल के दे रहे हैं। मैं कस्बा में कल गया, वहाँ बुरा हाल। मैं इधर जिस इलाके में जा रहा हूँ लुक का तो है ही नहीं। लुक मुझे लगता है ये आजकल क्या बोलूँगा मैं, मोबाइल डाल के शायद डालते हैं लोग, 10 दिन भी नहीं ठहरती। चलो कहते हैं जी 5 साल की मेंटेनेंस है, मैं इनको कहता हूँ यार 5 दिन चल जाए बहुत बड़ी बात है। आप 5 साल की मेंटेनेंस ये वेट कर रहे हैं कि 2 साल हो जाएंगे, फिर एक थोड़े से पैच वैच लगाएंगे, फिर उसके 1.5 साल बाद कहेंगे जनाब ये बारिशें होगी, फ्लड आ गया, कागजों में लिख देंगे उससे ख़त्म होगी। ये उससे नहीं ख़त्म हुई है सर। बहुत सारे लोगों का कहना है, क्योंकि सर मैं फील्ड में होता हूँ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मेरा सर फील्ड विजिट होता है। वहाँ के लोग हमारी रियासती हुकूमत को फिर या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंपेरिजन करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। सर मैक्सिमम लोगों का कहना है कि जो यहाँ की हुकूमत थी पहले, उसमें अगर कोई शख्स सावजियाँ से पूंछ या फिर लॉरेंस से पूंछ के लिए रवाना होता, उसको रास्ते में 8 या 10 बार कार्ड दिखाना पड़ता था। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताऊं, कार्ड कभी किसी ने नहीं दिखाया। कार्ड का क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। कार्ड 96 के पास कार्ड लोगों को पूछे जाते थे, और कार्ड इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि उस टाइम इन्फिल्ट्रेशन जो थी वो ज़्यादा होती थी। आज जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा मजबूत सिस्टम है। आज आपकी पूरे जम्मू कश्मीर से लेके, पुंछ से लेके पूरे राजस्थान तक, और पूरे कश्मीर से लद्दाख तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम है। उसके लिए मैं अपनी आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाया है। और उससे ये है कि अब इन्फिल्ट्रेशन अंदर हो नहीं सकती। जब इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई, जब आर्मी को और फोर्सेस को ये लगा कि अब इस अंदर जो है वो टेररिस्ट या कोई ऐसे लोग नहीं आ सकते जो हालात ख़राब होंगे, ये उसकी वजह से जो है कार्ड वार्ड्स बंद हो गए। और मैं आपको ये बात बताऊँ, अब बीइंग ए सिटीज़न, हम भी कई बार कहीं जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो अगर कोई कहीं कार्ड पूछता है उसमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। ये जो कार्ड हमें पूछता है वो हमारी सेफ्टी के लिए पूछ रहा है। हाँ, उसमें ये चीज़ देखना है कि कोई नाजायज़ किसी को तंग ना करे। मैं अभी यहाँ से श्रीनगर गया, तो जब मैं उधर पहुँचा शुपियों के पास, तो वहाँ पे वो खड़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा सर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तो उसने कहा जी आपके पास कार्ड है? मैंने उसको नहीं बताया मैं कौन हूँ या क्या है, मैंने उसको अपना कार्ड दिया। उसने मेरा कार्ड देखा, उसने बाद में देखा कि मेरे साथ सिक्योरिटी। उसने कहा सर आपने पहले नहीं बोला। मैंने कहा ये हमारा फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेट करें। सिक्योरिटी हमारे लिए किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ कहीं अगर किसी को नाजायज़ तंग किया जा रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, और हमेशा आवाज़ उठाई है। 1996 में, मैं आज आपको बताऊँ, आपकी उम्र छोटी है, मैं भी इतना बड़ा नहीं था, जब पहली बार यहाँ से मैं जीत के जान साहब के साथ श्रीनगर गया, और तब श्रीनगर में 2 फ्लाइट्स चलती थी, एक जेट एयरवेज़ और एयर इंडिया। एयर इंडिया से जब मैं वहाँ पहुँचा, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे कश्मीर में बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार और बुलेट प्रूफ जिप्सियाँ थी, और प्राइवेट लोगों में फिएट कारें होती थी। और जब मैं वहाँ गया लाइट तक नहीं थी, और जगह जगह चेकिंग होती थी, जगह जगह कार्ड पूछे जाते थे। उस माहौल में मैंने वो माहौल भी देखा। और उसके बाद जब 6 साल गवर्नमेंट चली, फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट चली, उसके बाद तब्दीली हुई है, कार्ड वार्ड बंद हुए, सब कुछ बंद हुए, सख्ती बंद हुई। लेकिन उसमें मेजर रोल जो था वो ये था कि हमारा डिफेंस सिस्टम जब मजबूत हो गया, उसके बाद अंदर सख्ती हमें कम हो गई। सर एक आपके ऊपर इल्ज़ाम है, और एक सवाल मैं आपसे और जानूंगा। सर यूथ की क्वायरीज थी, यूथ आपके ऊपर एलिगेशन लॉन्च कर रही है कि एजाज साहब, जान साहब जो है हमारे प्रोविंस के, वो एक हमारे प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो वो हमारे सपोर्ट में नहीं होते। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, मैं यूथ के लिए हमेशा सपोर्ट में होता हूँ, और मैंने अपनी बड़ी कोशिश की है। जब मेरे पे पार्टी ने जिम्मेदारी डाली, मैंने लगभग 1 लाख के करीब जो है यूथ की रजिस्ट्रेशन की है जम्मू प्रोविंस के अंदर, और वो सारे के सारे 1 लाख जो है ऑनलाइन कनेक्टेड है। मैंने
पुंछ से लेके आपके दक्षिण मड़वा, आपके डोडा बदरवा, आपके रियासी के एरिया में गुल गुलाब और बनाल के पोगल परस्तान के उस रिमोट एरियाज़ के लड़कों को आगे लाया है। और आज मुझे खुशी होती है कि वो बहुत ही एक्टिव हैं, सब कुछ चलते हैं, करते हैं। मैं आपके मीडिया के हवाले से नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आपको पूरा हक है क्रिटिसाइज़ करने का, उसमें कोई मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन लोगों की डेवलपमेंट के लिए और यूथ को आगे लाने के लिए आपको आगे आना चाहिए और आपको मेरे पास आना चाहिए, मुझे कहना चाहिए। अगर कोई आपका अच्छा सजेशन है हमें दे, हम उस सजेशन को मानेंगे, लेकिन ऐसी मैं बात नहीं मान सकता। जम्मू यूनिवर्सिटी, आपको पता है, आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, जम्मू के अंदर हमेशा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बीजेपी या कांग्रेस के लोग बनते थे, प्रेसिडेंट वही बनते थे ना। लेकिन 2015-16 के अंदर जो इलेक्शन वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हुआ, हमारी जमात ने इतनी कारकर्दगी की कि बीजेपी को और कांग्रेस को कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे किया। इस टाइम तक वो रिजल्ट इन्होंने काउंटिंग नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि अगर उसकी काउंटिंग की, जम्मू के अंदर पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट है वो यूनिवर्सिटी में बनेगा। वो हमारी परफॉर्मेंस है, हमने अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दिखाई और हमारे बच्चे आज बहुत दूर दूर पहुँचे हैं। आपके मीडिया के हवाले से भी मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मिल के चलना है, उस खास करके ड्रग्स को हमें नो करना है। मैं आपके मीडिया के हवाले से करूँगा, ड्रग्स के पीछे मत जाइए। आपको लोग कोशिश करेंगे वहाँ डालेंगे, वहाँ मत जाइए। आपको और बैड एक्टिविटीज़ है उसमें मत डालिए। आपको कोई कहेगा फलानी जगह पत्थर मारने चलो, वो नहीं करिए। आपको अगर कहीं प्रोटेस्ट भी करना है वो पीसफुल करिए। और ख़ास करके ड्रग्स के अंदर, लोरन के अंदर आपने देखा कि बहुत से नौजवानों की जानें चली गई, पुंछ के अंदर गई, जम्मू के अंदर गई। उसके लिए हमने अवेयरनेस कैंप लगाए, लेकिन इसके लिए हमारे यूथ को जो है आगे आना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ कहीं भी किसी को ज़रूरत होती है हम उसके लिए खड़े रहते हैं। और एक और बात, जब जम्मू में जब वो सारे बंद हुए, जब ये स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, तो हमने ही मैनेज किया, सारे बच्चों को दिल्ली से, जयपुर से, वहाँ से लाया, बठिंडी के अंदर बाज़ाब्ता पूरा ट्रांजिट कैंप बनाया। वहाँ हमने ये नहीं देखा ये हमारी पार्टी का, उस पार्टी का, वहाँ से किया, पुंछ से बसों का अरेंज किया, मंडी से किया, सुरनकोट से किया, मेंढर से, पूरे जम्मू प्रोविंस के हर एक, वहाँ से इवन कश्मीर के बच्चों को भी हमने वहाँ अपने घरों में पहुँचाया। तो काम वही होता है जहाँ जनरल काम हो। अब ज़ाती काम कोई मुझे कहेगा कि जनाब मेरा डंगा नहीं बना, तो मैं कहूँगा वो तो बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत में डंगा किसी का बनाना। सर, अगर आज की हुकूमत की बात करें, मिसाल के तौर पर कोई काम आ गया, ये जनाब इफ्तिकार सूफी अयाजान साहब का बंदा है जी, इसको 2 लाख का काम दो वरना आपको अयाजान साहब नहीं छोड़ेंगे। ये जनाब फलाना रज़ाक साहब का बंदा है, फलाना कोई भी ले लो आप। क्या सर ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और मुझे लगता नहीं है ऐसा अब हो भी सकता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अब काम होगा ही नहीं ऑन ग्राउंड। ये मेरी बात आप आज नोट कर लेना, ये आपके मीडिया में भी लिखो, अब ऑन ग्राउंड काम नहीं हो सकता। जो इन्होंने तरीका अपनाया है, ये रात को सोए और सुबह ये कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है अमेरिका के साथ, हमने मुकाबला करना है दिल्ली के साथ। ओ भाई, दिल्ली में कैपिटल है, वहाँ पे दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, लाखों करोड़ों लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप अमेरिका में हैं, अमेरिका को 200 साल हुए हैं आज़ाद हुए हुए, और हमें अभी हुए हैं 70-75 साल। इन्होंने जो सिस्टम यहाँ पे लेके आए, ये सिस्टम यहाँ आज से 20-30 साल बाद अगर आता, ये जो प्रोसेस है जिससे लोगों को काम मिलेगा, तो फिर मैं समझ सकता कुछ हो। अब यहाँ जो बेचारे हमारे शरीफ आदमी हैं, वो अभी भी सोचते हैं कि मेरे पास रोज़ 200 लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब बारिश आई, मेरा डंगा चला गया। हम यहाँ से लिखवा के भेजते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले भेजते हैं, जनाब इसकी पैमाश करो, इसका ये करो, उसका वो कराओ। वो कागज़ सारे बनाता है, सब कुछ जब ये आता है, जब इनके पास पहुँचता है तो ये आगे अफसर कहते हैं कि जनाब कोई हेड ही नहीं है, कोई फंड्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपने फिर उसको इतना प्रोसेस क्यों करवाया, पहले ही कह देना था। नहीं है। इस हुकूमत में एक काम में बड़ा फ़ायदा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कोई दोस्त हो उसको भी बोलिए, खोलिए, बहुत फ़ायदा है उसमें। वो है फ़ोटो स्टेट में। इन्होंने फ़ोटो स्टेट का बड़ा काम चलाया। आप बस जिस अफसर के पास जाओ, वो कहता है फ़ोटो स्टेट लिया दे, बस फ़ोटो स्टेटें हो रही हैं, धड़ाधड़ कागज़ फ़ोटो स्टेट हो रहे हैं। उस काम में इस रियासत में दे फाइलें बन रही हैं, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल बन रही है। पहले एक को खुश किया जी, उसके पास पावर, फिर उससे छीनी, फिर उसके पास, फिर उससे छीनी, उसके पास।
पावर है किसके पास? मैं आज आपको अपने दिल की एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई अफसर भी 1 लाख रुपए का डंगा कहीं नहीं बना सकता आज की डेट पे। मेरा चैलेंज है, एक अफसर भी, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक अफसर 1 लाख का डंगा नहीं। लोगों को मैं कहूँगा मत गुमराह होइए, मत इनके पीछे घूमिए, ये भी परेशान है। 1 लाख रुपए का काम नहीं कर सकता कोई अफसर। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर मेरी बात यकीन ना हो तो आप जाके कन्फर्म कर, कोई नहीं कर सकता। इस तरीके का निज़ाम बना दिया है कि वो ज़माना गया। ये हमारे काजी सलीम साहब के वार्ड में मैं एक बार गया तो इन्होंने वहाँ मुझे 5-10 घर दिखाए। एक औरत, एक हमारी बुज़ुर्ग माँ थी, उसका घर गिरने वाला था, बारिश हो रही थी। मैंने उसी टाइम म्यूनसिपलिटी के लोग बुलाए, कॉन्ट्रैक्टर बुलाए। मैंने कहा इमीडिएटली इस डंगे को बनाया जाए, वरना रात को हो सकता है इसका घर गिर जाए। हमने रातों रात वो डंगा बनाया और पूरी गलियों की गलियां ठीक की, लोग खुश हो गए। आज आप डंगा, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात अब नोट रखिए, कोई भी अफसर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसको भी पहले, अगर उसको करना चाहेगा ना, उसको कम से कम 2 महीने लगेंगे। पहले एक कागज़ बनाना, दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, चौथा बनाना, 5वां बनाना। इस हुकूमत ने हमारे अफसरों की परफॉर्मेंस ख़त्म कर दी, ये आपको कोई नहीं कहेगा। आज की डेट में आपका बीडीओ डिफंग, आपका एसीडी डिफंग, आपके जो हमारे डीसी साहब हैं वो भी डिफंग। कोई पावर नहीं रखी इन्होंने इनके पास। वरना हमेशा जो हमारे डीसीज होते थे, जो हमारे बीडीओज होते थे, इनके पास 2-2, 5-5 करोड़ रुपया होता था कि जनाब अगर कहीं आपको मुश्किलात आती हैं, कहीं अगर फ्लड आ गया, कहीं अगर सूखा पड़ गया, कहीं अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप जनाब उसी टाइम वहाँ काम लगवा देना। अब ये कुछ नहीं कर सकते। सर एक आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा बाराछड़ और मारकोट की रोड को लेके, क्योंकि सर जब आप एमएलए बने थे, मुझे तब उसके बारे में सर पूरी नॉलेज नहीं रखता। मैं 8th के 9th के 7th में ऐसे ही था, मुझे याद नहीं है सर पूरा। तो इतना मैंने सुना है आपने बुजुर्गों के, जनाब इसका काम एजाज जान साहब ने लगवाया और उन्होंने ही जीएम सुरूरी साहब से इसकी इनॉग्रेशन करवाई। फिर जनाब एजाज साहब आप मुझे बताएं, सियासत का इस्तेमाल वहाँ पे होता है हर वक्त। अब पता नहीं सर, ये जब भी इसका काम लगता है तो तब सियासी सरगर्मियाँ सख्त उरूज पे होती हैं। और सर आपने अपनी ज़ुबान से कहा था कि 2 करोड़ से प्लस इसका पैसा आया था। सर आरटीआई फाइल करके देखिए, उन्होंने 6 महीने में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया किसी भी किस्म का। सर वो 2.5 करोड़ रुपये कहाँ गया? उसके बाद बैक टू विलेज जो गरीबों का पैसा था, चलो पंचायत वालों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने उस पैसे को रोड में डाला, गरीबों का पैसा। लेकिन सर अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं ना, उन्होंने 3,68,000 रुपये जो बिल निकाला है, वो किसका निकाला है? पुरानी रोड को शो करके। नई का कहीं काम ही नहीं है सर। ये तो फिर सर गरीब आवाम को भी लूटो तो सबको लूटो। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ हमने छोड़ी थी वहाँ से थोड़ी सी आगे गई है, कोई ज़्यादा नहीं गई होगी, 50-100 मीटर गई हो, आगे गई होगी। इतनी है सर, इतनी। जहाँ हमने छोड़ी थी उससे आगे इतनी गई है। और जो बिल है वो बार बार जो पीछे हमने निकाली है, बिल वहीं नापे जा रहे हैं, फिर 0 पॉइंट से दोबारा नापते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि जब तक एक पॉपुलर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना हो तब तक डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल है। आपकी बाराछड़ की रोड में मैंने बहुत, मारकोट की रोड में बड़ी मैंने कोशिश की और बड़े जद्दोजहद से, झगड़े से लेके गया। कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है। जब मैं रोड वहाँ निकालने लेके गया तो आपको पता है वहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग हैं, वहाँ पे वो कहने लगे मैं कब्र बीच में बनाऊंगा रोड के, ये भी आपको शायद पता होगा। फिर बड़ी मुश्किल से उनके पैर शहर पकड़ के हमने कहा जनाब यहाँ मत बनाओ, यहाँ से सड़क लेके जानी है। उन्होंने कहा नहीं जनाब सड़क बंद कर रही है, मुझे यहाँ पे ये करना है। लोगों का भी कसूर है, लेकिन लोगों का कसूर 5-10% ही है। हमारे जो यहाँ पे मैं कहूँगा जो डिपार्टमेंट और लीडरशिप है, उनका भी मैं कहता हूँ हमारा भी कसूर है कि हम लोगों ने उसको उस तरीके से नहीं किया। 2014 में जहाँ तक हम उसको पहुँचा सके हमने वहाँ पहुँचाई। 2014 के बाद हमारे पास मैंडेट नहीं था। जब हमारे पास मैंडेट नहीं था तो नेचुरली, जब हमारे पास मैंडेट नहीं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो लोग आए उन्होंने क्या किया, और चलो उनको भी छोड़ो, उसके बाद अब 4 साल तो गवर्नर राज हो गया, मतलब 2-3-4 साल इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक ज़माना था जनाब जब लोग कहते थे गवर्नर राज आया अब काम होगा, और मैं आपके मीडिया हवाले से कहूँगा कि गवर्नर साहब को भी ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। बिल्कुल। जो उनकी आपके मीडिया के हवाले से अगर वो मेरी बात सुन रहे हों, जो उनको सुबह जो लिफाफा जो आता है उनको वो देते हैं, वो लिफाफा सही नहीं है। क्योंकि हर चीफ मिनिस्टर को, हर गवर्नर को सुबह एक लिफाफा आता है, उस पर लिखा होता है
कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, ब्रीफिंग होती है। वो लिफाफा उनको ठीक नहीं मिल रहा है, उस पर लिखा हुआ जा रहा है ऑल इज़ वेल, बट नथिंग इज़ वेल। सर ये मैं आपसे जानने की फिर से कोशिश करूंगा, अगर उसको पुरानी को मेजरमेंट करवा के दोबारा बिल नहीं किया, ये सर गलत है ना ये बिल्कुल गलत है। मैं तो 100% कहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सर जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई जेई हो, कोई इंजीनियर हो, सर उसके खिलाफ अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, सर आप पूरा कोऑपरेट करेंगे उसमें? देखिए, मैं आपकी रोड का भी, इसके अलावा भी 5-10 रोडें हैं, मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ। अगर उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस पर कार्रवाई करें, उस पर इंक्वायरी करें, मैं उनका वेलकम करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो काम किए हैं वो ग्राउंड पे, लेकिन अफसोस ये है कि जो काम हमने शुरू किए वो अंजाम पे नहीं पहुंच सके। आपके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बीच पर टंगे हुए हैं। मैं खास करके कहूँगा, अगर ज़्यादा ना हो सके तो इस गवर्नर से कि 2014 में सीटी स्कैन की मशीन लाई थी, 2021 आ गया है, कम से कम एक चलाने वाला भेज दीजिए। बड़े बड़े बाकी दावे जो हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, वो बाद में करेंगे। ये छोटे मोटे काम हमारे हो जाएं, कम से कम कुछ तो सहूलियत हो लोगों को। सर आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया, एक बार सर हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाम की आवाज़ की होल टीम की तरफ से। सोफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको भी मुबारक हो, आप बड़े अच्छे से काम कर रहे हो। मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम देखे और बहुत कम लोग होते हैं जो बिना डर के पूछते हैं सवाल, आप उनमें से एक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये थे नाज़रीन इकराम हमारे फॉर्मर एमएलए पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब एजाज़ अहमद जान साहब को आपने समाअत फरमाया। नाज़रीन इकराम, हमारी यही कोशिश होती है कि जो पब्लिक की क्वारीज, जो पब्लिक की डिमांड्स होती हैं, उन्हें हम अपने नुमाइंदों तक या फिर इंतज़ामिया तक पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने जैसा पहले कहा था कि एजाज़ जान साहब का इंटरव्यू होना चाहिए, तो वो तो आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें किसका करना चाहिए, इसके लिए आप तमाम लोगों को कमेंट करना। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। इफ्तिकार सूफ़ी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।